क्या अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है? क्या आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? क्या आरक्षण दूसरे प्रकार से करना चाहिए या उसमें बड़े संशोधन करने चाहिए? ये मुद्दा आपने हमेशा सुना होगा। आप जब भी जहां भी जिस भी क्षेत्र में होगे वहां पर एक ना एक बार ये चर्चा जरूर ही सुनी होगी। इसी बीच अभी सुप्रिया सुले जी का एक बयान आता है और ये बयान काफी ज्यादा चर्चे में आ जाता है, काफी ज्यादा विवाद खड़ा कर देता है। आरक्षण पर देश के नेताओं की राजनीति कैसी होती है, ये सब क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको मिलेगा। मैं आपको आरक्षण को पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ, ये होता क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्यों ये अब गले की हड्डी बनकर रह गया है। आरक्षण पर ऐसी वीडियो शायद ही आपने कभी देखी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए हो तो चैनल पर ऐसी और वीडियोज अब तक मिलती रहेंगी, बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ। आप जब भी आरक्षण के बारे में सुनते हैं तो अगर आपको गुस्सा आता है तो या तो आपको आरक्षण नहीं मिल रहा होता है या आप उस कैटेगरी से बाहर होते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आपको आरक्षण हटाने को लेकर गुस्सा आता है तो आप उस आरक्षण के लाभार्थी होते होंगे। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। मतलब जिसको तो आरक्षण मिल रहा होता है वो तो आरक्षण के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है और जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा होता है वो हमेशा से आरक्षण में एक बड़े सुधार की बात कर रहा होता है या आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा होता है। ये बिल्कुल सामाजिक तौर पर ग्राउंड लेवल की सच्चाई है। हाँ, नेता लोग क्या कहते हैं अपने बयानों में, अपने स्पीचेस में, वो अलग बात है। हम लोग उस पर भी अभी आगे बात करेंगे, लेकिन आरक्षण की मूलभूत सच्चाई तो यही है। वैसे आरक्षण पर ये मेरी पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको आरक्षण पर वीडियो देता आ रहा हूं। अभी मैंने रिसेंटली आपको आरक्षण पर एक वीडियो दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर आप आयु छूट वर्ग में आते हो या फिर आप फीस कंसेशन लेते हो आरक्षण के तहत तो फिर आपको अनारक्षित कैटेगरी में या कहें अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, इस पर भी खूब घमासान मचा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि कोटा के अंदर कोटा होगा। मतलब SC ST के अंदर भी अब एक सब कोटा बनाया जाएगा और उसमें इकोनॉमिकली मेजरमेंट किया जाएगा कि कौन क्रीमी लेयर टाइप का ऊपर आ गया, कौन क्रीमी लेयर से नीचे है। ठीक वैसे ही जैसे OBC में होता आया है। इस पर मैंने आपको एक साल पहले वीडियो दी थी, ये भी मुद्दा काफी ज्यादा चर्चे में रहा था। ऐसे समय समय पर जब भी कोई बड़े डिसीजन आते हैं, जब भी मुद्दा गर्म होता है, जब इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है तो लोगों के बीच में एक जानने की इच्छा बढ़ती है, लोग इस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन दिक्कत वहीं पर तब होती है जब कोई इस पर फेक न्यूज़ या अफवाह या कहें कि कोई किसी को बरगलाने टाइप का या अपना विचार थोपने का प्रयास करता है, माइंड वॉश ब्रेन वॉश करने का प्रयास करता है, जिससे बहुत सारा ये विवाद बढ़ता चला जाता है। लेकिन मेरा काम है आपको सही और सटीक जानकारी देना, जो भी चीज़ें आई हो। अभी जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ है सुप्रिया सुले को लेकर के। सुप्रिया सुले जो हैं ये शरद पवार की बेटी हैं। शायद ही आप में से कोई होगा जो इनको ना पहचानता हो। ये NCP के वरिष्ठ लीडर हैं और इनकी ही बेटी हैं सुप्रिया सुले। इनसे अभी इंटरव्यू में एक बयान पूछा गया आरक्षण को लेकर के और इन्होंने जो बयान दिया, जो स्पीच दिया है, जो अपना विचार व्यक्त किया है, उसको लेकर के ही विवाद खड़ा हुआ है। वो विचार क्या है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरूरी है जानना कि आरक्षण एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि जब तक आप आरक्षण को नहीं समझोगे तब तक आप किसी पर भी किसी भी चर्चा में हिस्सा लेने के हकदार नहीं होते हो। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आरक्षण क्यों जरूरी है, आरक्षण क्यों लाया गया था, इसके पीछे का इतिहास क्या था और इस पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी रोटियां कैसे सेकती हैं, तभी आपको इस पर बात करनी चाहिए। तो आरक्षण का मूलभूत उद्देश्य ये होता है कि किसी दबे कुचले जो ऐसे वर्ग हैं जो पीछे रह गए हैं उनको समानता के तौर पर लाना या कहें उनके स्तर में सुधार करना, मेन स्ट्रीम में उनको लाना। अब मेन स्ट्रीम में उनको कैसे ला सकते हैं? जैसे शिक्षा में सुधार करके। शिक्षा में सुधार करने के लिए मतलब उनको ऐसे वर्गों को आरक्षण दिया जाता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन को लेकर के, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें और जिससे वो अपना आगे चल करके जीवन निर्वाह कर सकें, हायर पोस्ट पर जाएं। दूसरी सहायता होती है इकोनॉमिकली भी हेल्प की जाती है, जिससे आर्थिक रूप से वो सशक्त हो जाते हैं और मुख्य धारा में आते हैं। इसमें सरकार की वेलफेयर स्कीम आती है। तीसरा जो तरीका है वो है शासन वगैरह में इनको ला करके, विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था ला करके, यानी शासन प्रशासन में भी जब ये हिस्सेदार होंगे तो वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे ग्राम पंचायत के चुनाव में या पंचायती चुनाव में, नगर पंचायतों के चुनाव में आप सुनते होंगे कि इस बार SC की सीट आ गई, इस बार महिला सीट आ गई, इस बार OBC सीट आ गई है, इस बार जनरल सीट आई है। ऐसा आप जरूर सुनते होंगे, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ सीटें आरक्षित रहती हैं, वो अगर आपके रीजन वाले में आरक्षित सीट आ गई तो आपको वहां पर आरक्षित सीट से ही खड़ा होना होगा। तो ऐसा इसलिए ही किया जाता है जिससे विधायिका क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को, समाज को उठाया जा सके। तो ये तीन चीज़ों का करके आरक्षण को लाया गया, इन तीन उद्देश्य से, जिससे जो दबे और समाज हैं उनको भी मुख्य धारा में मुख्य उत्थान उनका किया जा सके।
लेकिन ये लाया जाना ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद ही लाया जाना शुरू हुआ। आज़ादी के बहुत पहले से ही आरक्षण की बात चल रही थी और व्यवस्था थी इसकी। आप ज्योतिराव फुले जी का नाम जरूर सुने होंगे। ज्योतिराव फुले जी और विलियम हंटर के बीच में 1882 में, सोचिए 1882 में सबसे पहले आरक्षण को लेकर के, वो भी जाति आधारित आरक्षण को लेकर के सुझाव दिया गया था। फिर उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में 1902 में गैर ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया था। फिर इसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया, ब्रिटिशर्स का जो कानून चला करता था 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत भी कुछ समुदायों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ ये उसके बाद हुआ पूना पैक्ट से। पूना पैक्ट आपको याद होगा 1932 में, मैंने इस पर भी आपको वीडियो दी है, गांधी युग वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था इसको लेकर के। पूना पैक्ट दरअसल महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पुणे में जो यरवड़ा जेल है, यरवड़ा सेंट्रल जेल, उसमें हुआ था इन दोनों के बीच में समझौता। उसी समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत क्या किया गया था कि दलित वर्ग के लिए एक ही हिंदू मतदाता समूह के भीतर ही सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि आगे चल करके 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा खुले तौर पर, खुले मंचों से, कि पूना पैक्ट एक छलावा था महात्मा गांधी का। इस पर और ज़्यादा डिटेल से मैं बात कर चुका हूं गांधी युग वाली वीडियो में, उसको आप जरूर देखिएगा। इसके बाद आज़ादी मिलती है 1950 में, और आज़ादी के बाद संविधान बनता, आप जानते हो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इन्होंने शुरुआत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन यहाँ एक नोटेबल बात यह भी है कि इन्होंने ये भी कहा था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अब 1950 से 10 साल बाद 1960 होता, लेकिन 1956 में ही इनका देहांत हो गया। अब इसके बाद सबसे बड़ा आरक्षण पर नियम आया वो आया मंडल कमीशन। मंडल कमीशन में ओबीसी वर्गों को भी आरक्षण दे दिया गया। मतलब आप अभी तक क्या सुनते थे, एससी और एसटी के लिए आरक्षण, लेकिन मंडल कमीशन जब आया 1990 में बीपी सिंह सरकार में, तो उस टाइम पर मंडल कमीशन को एक काम सौंपा गया था कि ओबीसी वर्ग को या अन्य पिछड़े वर्ग को, अदर बैकवर्ड कैटेगरी को कैसे आरक्षण दिया जाए। तो उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और वही कमीशन लागू किया गया था, इसीलिए इसे मंडल कमीशन कहा जाता है। तो मंडल कमीशन की सिफारिश पर परिणाम स्वरूप 27% ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया। फिर इसके बाद समय समय पर और नियम आते रहे। ये डिसाइड किया गया कि भाई 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। मतलब 100% की अगर चीज़ें निकल रही हैं तो आरक्षित वर्ग के लिए केवल 50% के ही अंदर सारे आरक्षण आ जाने चाहिए। लेकिन बाद में चलकर 2019 में 103वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत ये कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक रूप से वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनको 10% की सीटें दी जाएंगी, यानी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब ये 10% का आरक्षण आ जाने से जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या जनरल कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनको भी 10% आरक्षण मिलने लगा। हालांकि ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ क्राइटेरिया भी डिसाइड किए गए, जैसे 8 लाख से ज़्यादा की वार्षिक इनकम नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ा हिस्सा ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आ जाता है। खैर 103वें संविधान संशोधन को भी छोड़ते हैं। इसके बाद बात आने लगी जगह जगह और रीजनल टाइप के आरक्षण की। कभी आपको सुनने में मिलेगा कि मराठा आरक्षण पर बात हो रही है, कभी आपको सुनने में मिलेगा कि कोई विशेष समुदाय कहीं पर वो अपने आरक्षण की मांग कर रहा है। कहीं कहीं राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो फ्रीबीज देने के चक्कर में, अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में आरक्षण की घोषणा कर देती हैं, दावे कर देती हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इतना आरक्षण ला देंगे। ये सब आरक्षण लाने के पीछे से होता क्या है? देखो, आरक्षण जब तक तो मिल रहा होता है तब तक तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, चलो भाई आरक्षण इतना मिल रहा है, इतना सहूलियत मिल रही है, तो हमको इसके नीचे ही मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, तो हम उस पर ही काम करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि आरक्षण आप कितना भी ले लो आरक्षण, जो भी आरक्षण है ले लो। जब उस पर सीट ही में खेल हो जाएगा, जो सीट निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उस पर ही खेल हो जाएगा, तो आप आरक्षण लेकर करोगे क्या? मैं कह रहा हूँ आरक्षण दे दिए, चलो मान लो एसटी को दे दिए कितना भी, और एसटी की सीट जब निकाले तो एक सीट निकाल दी एसटी का, बाकी सबका ओबीसी का, जनरल का और एससी का, इनका ज़्यादा निकाल दिए। एसटी, मैं एक एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ, मान लो एसटी को दे दिए कि चलो 70% आरक्षण है ना, लेकिन ओवरऑल जब वैकेंसी निकाले तो वैकेंसी में उसको एक सीट दे दिए, तो मतलब क्या हो गया? भरा तो एक ही गया ना बंदा। अब चाहे वो 10 नंबर लाए, चाहे वो 80 नंबर लाए, चाहे 90 नंबर लाए, एक ही बंदा भरा जाना है। 90 नंबर वाला कोई बंदा होगा एसटी का तो 90 कट ऑफ मान ली जाएगी, और अगर कोई बच्चा 20 नंबर लाया है, एसटी में सभी बच्चों में 20 नंबर मैक्सिमम है, तो 20 नंबर उसकी कट ऑफ मान ली जाएगी। तो इसीलिए देखो, आरक्षण को लेकर के मैं तो यही कहता हूँ बहुत ज़्यादा विवाद वगैरह मत किया करो, है ना। जो खेल करने वाले होते हैं ऊपर ऊपर लेवल पर खेल जाते हैं और नीचे बस केवल वादे रह जाते हैं।
आपको मुंह से बोल देंगे या फिर नियम भी ला देंगे कि ये चीजें होगी, ये आरक्षण आपको मिलेगा, और जिसको जहां खेल करना होता है वो वहां कर लेता है। खैर, अब आते हैं इनके बयान पर। इन्होंने क्या कहा है, अब इसको आप अपनी राय के अनुसार बताइएगा कि ये सही है बात की या गलत है। ये आप पर मैं छोड़ दे रहा हूं, मेरी कोई निजी प्रतिक्रिया नहीं होगी। सुप्रिया सुले जी ने कहा, आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जिनको सही मायने में इसकी जरूरत है। इन्होंने अपना खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे माता पिता शिक्षित हैं और एक वेल सेटल्ड पोजीशन पर हैं, मैं एजुकेटेड हूं, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ऐसे में यदि मैं भी आरक्षण की मांग करती हूं तो मुझे इसको लेने में शर्म आनी चाहिए। आप अगर देखोगे तो ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है इनके द्वारा कि अगर मैं एक अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन पे हूं, पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षित वर्ग हूँ, हमारे पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इसके बाद हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी पढ़े लिखे और शिक्षित पहुंच गए हैं और उनको भी इकोनॉमिकली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो अगर जिद करें कि नहीं मुझे सीजीएल का फॉर्म भरना है और हमको 27% आरक्षण चाहिए या हमको 10% आरक्षण चाहिए, तो फिर ये बुरी बात होगी। भाई, तुमको आरक्षण की क्या जरूरत है या तुमको फॉर्म भरने की क्या जरूरत है? या फिर अगर आपके बच्चे अगर तैयारी कर भी रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो सीजीएल की नहीं, बड़े लेवल पर आओ, यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको आरक्षण लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हक नहीं बनता है। आप 2 साल 4 साल तैयारी करो, अगर जनरल कैटेगरी में या अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर पाते हो तब तो करो, नहीं कर रहे हो तो 4-5 साल बाद छोड़ दो, जिद छोड़ो उसको आईएएस बनने की, आप नेता बनो, आपके पिताजी माताजी नेता थे या बिजनेसमैन थे तो बिजनेसमैन बनो, उसको संभालो, कोई जरूरी है सब भेड़ चाल उसी में करो। और भेड़ चाल अगर कर भी रहे हो तो जो बच्चा जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, वो पढ़ रहा है, उस हिसाब से तैयारी कर रहा है, महीने का किराया खर्च भी निकालना मुश्किल हो जाता है, वो अगर पढ़ाई कर रहा है और आपके पास सारी सुविधाएं हैं ऊपर से, क्योंकि बापूजी बिजनेसमैन हैं या फिर नेता हैं, उनकी तरफ से पूरा सारा सुविधा आ रहा है आपके लिए, और उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर यूपीएससी वगैरह लंबी रेस का मैराथन होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि आप लाइट लैंप के नीचे पढ़ रहे थे स्ट्रीट लाइट पर तो आपने आईएएस निकाल दिया। अब वो ज़माना गया, कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, अब स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला कोई नहीं निकाल रहा है, ठीक है ना, और ना ही 2 घंटा 3 घंटा पढ़ करके कोई निकाल रहा है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट मांगता है और खर्च लगता है। तो अगर कोई दिन रात मेहनत करके, जिसके पास उतने खर्च करने की चीज़ें नहीं है, तो वो दिन रात किसी न किसी तरीके से पढ़ाई को मैनेज कर रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लोगों को समाज में मेन आने के लिए। आपका क्या है, अगर आप अमीर हो, आप वेल सेटल्ड हो, तो आपको आरक्षण नहीं लेना चाहिए, ये बात इन्होंने कही। लेकिन अब इसको लेकर के, अच्छा, इन्होंने इस पर यह भी कहा एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन भी तैयार करना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा, ऐसा नहीं कहा कि सभी जातियों को जाति आधारित पर हटा देना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि आर्थिक आधारित पर और जाति आधारित पर इन दोनों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहिए। कुछ जगहों पर आर्थिक आधार पर दे दिया जाए और कुछ जगहों पर जाति आधारित पर दे दिया जाए। जहां ऐसा लगे कि यहाँ पर ये जाति, ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पीछे है, तो यहाँ पर जाति आधारित दे दिया जाए। और अगर यहाँ पर लगे कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा भेदभाव है, और मतलब कि जाति यहाँ पर इनकी जाति तो छोटी है, ये एसटी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन ये एसटी कम्युनिटी से आते हैं या एससी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अमीर हैं क्योंकि इनके चाचा ताऊ पापा फूफा ये सब जो हैं वो वेल सेटल्ड पोजीशन पर हैं। इसकी वजह से इनका इकोनॉमिकली सुधार हो गया है, और जो दूसरे वर्ग के हैं उनका इकोनॉमिकली सुधार नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इकोनॉमी के आधार पर करना चाहिए। अब इस पर ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, आप कमेंट करके बताइए, अपनी राय रखिए, मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ। वैसे विवाद तो बहस भी तो चल ही रहा है सोशल मीडिया पर। आप विवाद और बहस से बचना चाहते हैं, आप अगर जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं, तो जीएस सफलता 4.0 का हमारा बैच आया है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। अभी ये इसका प्राइस हो गया है नवरात्रि ऑफर के तहत मात्र 399 में हुआ है। आप जाकर के फटाक से एमजीटी ऐप पर इसे लीजिए, कूपन कोड वहाँ पर यूज़ कीजिएगा। वहाँ पर कूपन कोड आपको लगाना है दुर्गा, DURGA। दुर्गा कूपन कोड यूज़ करने पर आपको एमजीटी ऐप पर यह ऑफर मिलेगा। एक और जरूरी बात, यूपीएसआई की मूल विधि और संविधान की ई बुक आ गई है। ये ई बुक लेटेस्ट पैटर्न पर है। आप जानते हो इस बार यूपीपीएसआई में बीएनएस, बीएसएस और बीएसए जोड़ा गया है, सीआरपीसी और आईपीसी हटा दिया गया है। तो लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ो। अभी तक मार्केट में किसी के पास भी ये बुक नहीं आई हुई है। आप जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये ई बुक ले सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो बिल्कुल। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और थ्योरी भी दी गई है। सैंपल मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नंबर भी व्हाट्सएप का, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। इस पर भी ऑफर चल रहा है, इसलिए अभी ये 49 का है, इसको भी आप जा करके ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।